आप सभी ग्रेट लीडर्स को नमस्कार। आज आपसे बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सिस्टम के बारे में। किसी भी प्लेटफॉर्म पर सिस्टम का क्या महत्व होता है, सिस्टम किस तरह काम करता है और ख़ास तौर पर हमारे बिजनेस में सिस्टम का क्या रोल है और इसकी मदद से किस तरह से काम को आसान बनाया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। हजारों सालों की रिसर्च बताती है कि इंसान ने जब जब सिस्टम से काम किया, सिस्टम को अपने अनुकूल बनाया, तो उसने तब तब तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी और अपने लिए हर प्लेटफॉर्म पर, हर स्टेप पर, हर जगह सिस्टम एक क्रिएट कर लिया और अपने जीवन को 21वीं सदी में ला करके आज टॉप पे खड़ा कर दिया। बोला भी जाता है कि हाथों से पहले अपने दिमाग को ताकतवर बनाइए, क्योंकि यदि आपके पास स्वस्थ और तंदुरुस्त दिमाग होगा तो आपके हाथ भी सही काम करेंगे। सिस्टम लिवरेजिंग करता है, इसीलिए किसी देश को चलाने के लिए भी सिस्टम काम करता है। आज विज्ञान को ऑपरेट करने के लिए भी सिस्टम है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है। किसी देश के लिए उसके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी एक सिस्टम है। रेलवे को कंट्रोल करने के लिए भी एक सिस्टम है। किसी भी लेवल की एजुकेशन को सिस्टम से बांध दिया है। सिस्टम हर प्रोफेशन के लिए है, हर बिजनेस के लिए है और पूरी दुनिया में इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। उदाहरण के लिए मात्र 13 सालों में मैकडोनल्ड ने एक रेस्टोरेंट के लिए चेन की स्थापना की और मात्र 13 सालों में 118 देशों में 38,695 रेस्टोरेंट स्थापित कर दिए। 7 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक तैयार कर लिए। 30 लाख से ज़्यादा तो अकेले ब्रिटेन में हैं। ये किस दम पर हुआ? केवल सिस्टम की दम पर। सेम रेसिपी, सेम टेस्ट और सेम पैटर्न पूरी दुनिया में, और सिस्टम की वजह से आदमी, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे किसी यूरोप के किसी और देश में, हर जगह उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी एक सिस्टम की कार्यप्रणाली है। ये हर प्रोफेशन के लिए है। डॉक्टर्स के लिए भी है, लॉयर्स के लिए भी है, अकाउंटेंट्स के लिए भी है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी है, आर्मी के लिए भी है, हमारे बिजनेस में भी है, डायरेक्ट सेलिंग में भी है, सेफ शॉप में भी है। उदाहरण के लिए कोई भी एक व्यक्ति डायमंड अचीवर है तो उसकी ताकत क्या है? वो अकेला कितने लोगों को जानता होगा डायमंड बनने से पहले? उसके मिलने वाले कितने लोग रहे होंगे और उसके कहने से कितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा? 10, 20, 50, 100, 200 या इससे भी ज़्यादा बोलो, लेकिन 10,000 लोगों का परिवार उसके साथ में काम करने की शुरुआत कर देता है। और ये तो डायमंड बनने के पहले लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद क्राउन एम्बेसडर तो किस वजह से कर सकता है वो? क्या अकेला, या ज़्यादा अच्छे संबंध बना करके, या बढ़िया लीडर हो तो, या ज़्यादा कुशल वक्ता हो तो? क्या संभव है? नहीं। लेकिन एक सिस्टम के दम पर वो लाखों लोगों का परिवार बना करके खड़ा कर सकता है। ये सिस्टम की पावर है। लेकिन एक मेजर इश्यू है, हमारे बिजनेस में अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, और कोई आर्मी से, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर, कोई बिजनेसमैन, कोई शॉपकीपर, कोई हाउसवाइफ। तो उन्होंने जहाँ पर पिछला काम किया होता है तो उनके प्रोफेशन में, उनके धंधे में कोई ना कोई सिस्टम की कार्यप्रणाली काम कर रही होती है। उनको उसकी समझ, उसकी ट्रेनिंग, उसके अनुभव होते हैं, और जब वो इस बिज़नेस में आते हैं, इस बिज़नेस को करने की शुरुआत करते हैं, तो जो उन्होंने पिछले अनुभव ले रखे हैं, पिछले बैकग्राउंड से जो सीख रखा है, वो उनके दिमाग में रहता है। वही सफलता के पुराने तरीके, काम करने के तरीके,
उन्हीं को फिर यहाँ पर भी आजमाना चाहते हैं और ये लोग निराश हो जाते हैं। सफलता इनके हाथ लगती नहीं है और ऐसे लोगों की संख्या इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा होती है और अधिकांश लोग इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। इस इंडस्ट्री के लेकर के, इस बिज़नेस को लेकर के उनके मन में ख्याल नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि एग्जिट होने में, क्विट करने में कोई फीस तो लगती नहीं। इस बिज़नेस में ना तो एंट्री में कोई फीस है, ना एग्जिट होने के लिए। हाँ, यदि वो अपने आप को इस बिज़नेस के हिसाब से, यहाँ की कार्यप्रणाली के हिसाब से, यहाँ के सिस्टम को समझने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, अपने आप को राजी कर लेते हैं, तो देखते हैं ये उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया का सबसे आसान और तरक्की दिलाने वाला और सबसे टॉप रिवार्ड देने वाला बिजनेस बन जाता है। एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। एक म्यूजिक टीचर थे, बहुत ही फेमस थे, बुद्धिमान भी थे, उनकी बुद्धिमानी के लिए भी और उनकी संगीत कला के लिए बहुत फेमस थे। एक दिन तकरीबन 40 साल की उम्र रही होगी, एक व्यक्ति उनके पास आता है और संगीत सीखने की, संगीत में माहिर होने की इच्छा जाहिर करता है। म्यूजिक टीचर ने उनसे पूछा, क्या आपने पहले भी कुछ संगीत सीख रखा है? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, मैंने 4-5 साल सीखा है और 1-2 स्टेज शो में भी मैंने परफॉर्म किया है। मैं म्यूजिक में महारत हासिल करना चाहता हूँ, म्यूजिक टीचर बनना चाहता हूँ, एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ और मैं आपसे ये शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो कितना वक्त लगेगा और कितना पैसा लगेगा? तो उस म्यूजिक टीचर ने उनको बताया कि आपको 3 साल का वक्त लगेगा और 80,000 रुपया लगेगा। ये सुनकर के वो सोचने लगा व्यक्ति और मन ही मन सोचने लगा कि चार्ज तो बहुत ज़्यादा है और वक्त भी बहुत ज़्यादा है, इतना वक्त मैं कैसे दे पाऊँगा। सोच ही रहा था, इतने में एक 12 साल का एक लड़का भी वहाँ पर प्रवेश करता है और वो भी सेम बात पूछता है कि उन टीचर से कि सर, मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ और म्यूजिक में आगे जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको बताया कि आपको 1 साल का वक्त लगेगा। साथ ही ये भी पूछा, क्या आपने पहले कुछ म्यूजिक सीख रखा है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो उस टीचर ने उनको बताया कि आपको 1 साल का वक्त लगेगा और आपकी फीस 20,000 रुपये लगेगी। ये सुनकर के जो पहले व्यक्ति आया हुआ था, 40 साल की उम्र वाला, वो आश्चर्यचकित हो गया और टोक पड़ा, बोला कि ये क्या बात हुई भला, मैंने तो 4-5 साल म्यूजिक सीख भी रखा है, मुझे तो थोड़ा बहुत आता भी है और मुझे आपने 3 साल का वक्त बताया और 80,000 फीस बताई और इस बच्चे को तो कुछ आता भी नहीं है और इसको आपने मात्र 20,000 फीस बताई और 1 ही साल का वक्त बताया, ऐसा क्यों? तो उस म्यूजिक टीचर ने जवाब दिया कि म्यूजिक सिखाने की फीस आपको भी 20,000 लगेगी और आपके लिए भी म्यूजिक सिखाने में 1 ही साल का वक्त लगेगा। बाकी 2 साल का वक्त और 60,000 रुपये अतिरिक्त जो आपने सीख रखा है पिछला वाला, उसको भुलाने का चार्ज है। यस, न्यू लर्निंग इज ईजियर एंड फास्टर। इस बिजनेस के कारण मुझे आर्थिक आज़ादी मिली है, एक बहुत अच्छा शानदार नेटवर्क मिला है, शानदार टीम मिली है, बहुत बड़े रिवार्ड मिले हैं। तो इन सब के पीछे क्रेडिट इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को जाता है, लेकिन साथ ही मैं बोलना चाहूँगा, इसके साथ साथ एक एजुकेशनल सिस्टम है जिससे मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ और जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। इस बिज़नेस में आगे बढ़ाने के लिए वो आपके साथ साथ चलता है और आपको दिखाई भी नहीं देता, उसको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है। मैं अपनी बात करूं तो इस बिज़नेस में मैं नया था, कुछ भी जानता नहीं था, कोरा था, उसी 12 साल के बच्चे की तरह। लेकिन मैंने काम करना शुरू किया, काम करता गया,
फ्रेशर से सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना। इस दरमियान में मेरा फोकस सिर्फ नई सेल पे था। टीम बनाओ, नई सेल लाओ, टीम बनाओ, नई सेल बनाओ, सिर्फ यही ध्यान था, करता चला गया। और कुछ समय के बाद मेरा बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन हुआ। तो उस स्लो डाउन के दरमियान में मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ कि मैं अब तक सिर्फ नई सेल पे ध्यान देता था। मैंने सिस्टम ने जो मुझे सिखाया, मेरे टोपाज बनने तक के पीछे सिस्टम को ही क्रेडिट जाता था, क्योंकि मैं आया तो वेन्यू पे प्लान अटेंड करने जाता था, वो सिस्टम की एक्टिविटी थी। मैं हर फ्राइडे को ट्रेनिंग अटेंड करता था, वो सिस्टम के द्वारा एक्टिविटी होती थी। अपलाइन के द्वारा हर वीकली एक ग्रुप मीटिंग होती थी, वो सिस्टम की एक्टिविटी थी। हर 4 महीने में, 6 महीने में, कभी दिल्ली में, कभी आगरा में कोई ना कोई फंक्शन होता था, वो फंक्शन अटेंड करने का मौका मिलता था, वो सिस्टम की एक एक्टिविटी थी। अपलाइन से कभी मुलाकात करने का मौका मिलता था बीच में काउंसलिंग के द्वारा, तो वो एक सिस्टम की एक्टिविटी थी। कभी किसी बड़े इवेंट को देखने का सौभाग्य मिला, वो सिस्टम की एक्टिविटी थी। सिस्टम से टूल्स मिलते थे, उस समय पर ऑडियो कैसेट अपलाइन के द्वारा मिलती थी, कोई ब्रोशर मिलता था, प्लान फोल्डर मिलता था, और प्लान की तैयारी करने के लिए ऑडियो कैसेट मिलती थी, ब्रोशर मिलते थे, प्रोडक्ट मैनुअल मिलते थे, वो सब सिस्टम की एक्टिविटी थी। दिशा वर्कशॉप में जाने का मौका मिला, वो सिस्टम की एक्टिविटी थी। कोर ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला, वो सिस्टम की एक्टिविटी थी। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार फंक्शन देखने का मौका मिला, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें, FIM के बारे में समझा, ये सारी चीज़ें सिस्टम की एक्टिविटी थी। और इन्हीं के दम पर मैं फ्रेशर, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज तक बन गया। और मुझे आभास भी नहीं हुआ कि ये सफलता किस वजह से हो रही है, किसके कारण हो रही है। तो मैं उस सिस्टम के प्रोसेस में था और मेरे साथ में बिजनेस होता चला गया। इस दरमियान में सिस्टम एक बात और बताता था, 4 बेसिक स्टेप के अलावा आगे के 4 और स्टेप बताते थे, वो टीम को बनाने के अलावा टीम को आगे लीड करने के लिए LDP के माध्यम से, कि लीडर्स डेवलपमेंट पे फोकस करना है। वहाँ मेरा ध्यान नहीं था। तो जब बिज़नेस स्लो डाउन हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ, और रियलाइज़ हुआ तो हमने फिर लीडर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया। एक बार मुझे काउंसलिंग में जाने का सौभाग्य मिला, तो ग्रेट मेंटर के द्वारा, नरसिंह अग्रवाल जी के द्वारा। तो वहाँ पर मुझे जानने का मौका मिला कि कोई भी डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट देख करके और वो अंदाज़ा लगा लेता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके आधार पर वो सजेस्ट करता है। तो हमारे बिजनेस में भी उन्होंने बताया कि हमारा बिजनेस 2 लेग में चलता है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो हमारा बिजनेस मजबूत है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने एक कागज़ पेन लेकर के और एक डायरी में अच्छे से समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि माधव जी, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि बंदूक के अंदर जो गोली चलाई जाती है, तो 2 तरह से ऑप्शन है, गोली को हाथ से मारो, एक उसे बंदूक में डाल के मारो, इफेक्ट दोनों का अलग अलग आएगा। मैं बोला बिल्कुल सही है, तो लेकिन वो गोली बनाई किस लिए गई है, तो उसका यूज बंदूक में डालने से हो सकता है। तो बंदूक क्या है, सिस्टम का पार्ट है और एक टूल भी है। आप इस बिजनेस को अपने तरीके से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, या कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, तो ये बिजनेस इसी तरह से आपका चलेगा, कभी चलेगा, कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी स्लो, कभी तेज। सिस्टम में बताई हुई हर एक्टिविटी को अक्षरशः पालन करना है। कोई चीज़ अगर छोटी सी है तो उसको भी हमें फॉलो करना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि उसमें काउंसलिंग का एक पार्ट बताया गया है, जो आज आपके साथ बैठ के हो रहा है पहली बार। फिर उन्होंने बताया, आप अपना लॉग ID लिखिए, राइट और लेफ्ट स्ट्रक्चर को देखिए। अब आप चेक करिए कि राइट में और लेफ्ट में कितने कोर हैं आपकी टीम में, कितने लीडर्स हैं जिन्होंने कोर ट्रेनिंग ली है। और कोर ट्रेनिंग लेने के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट या ओरली कोर ट्रेनिंग नहीं, एक्चुअल में जो कोर के 10 पॉइंट्स हैं, उन 10 कोर पॉइंट्स को वो फॉलो करते हैं या नहीं, ऐसे कितने लीडर्स हैं।
जिस टीम में जिस लेग में ज़्यादा कोर होंगे वो लेग आपकी स्ट्रांग होगी, जिसमें कम होंगे वो कमज़ोर होगी। आप चेक करके देख सकते हैं। किसी भी लेग को मजबूत करना है, एक को या दोनों को, तो उसके लिए कोर लीडर्स दोनों लेग में मजबूत होना चाहिए, या फिर जिस लेग में आपका इंटरेस्ट है वहाँ पर होना चाहिए। दूसरा आप चेक करने के लिए बताया कि टूल्स का महत्व है। कोई भी डॉक्टर यूके से पढ़ के आया, सर्जन है, बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसके हाथ में उसका टूल ही ना हो तो बिना टूल्स के डॉक्टर अधूरा है कि नहीं। कोई भी लॉयर है, कोई भी कारपेंटर है, कोई भी पेंटर है, कोई भी है, पंचर बनाने वाला है, कुछ भी है, तो वो टूल ही है। उसकी मदद से आप जो काम कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट तो हैं, आपके अंदर हुनर तो है, आपके अंदर काबिलियत तो है। पेंटर पेंट करना जानता है, कारपेंटर अपना काम जानता है, हुनर है। इंजीनियर अपना काम जानता है, हुनर है, लेकिन टूल ही नहीं है। पंचर बनाने का हुनर है उसको, लेकिन टूल ही नहीं है। आपके अंदर लीडरशिप है, हुनर है, दमदारी है, अच्छे लीडर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, विद्वान हैं, लेकिन टूल नहीं है। तो टूल का महत्व उन्होंने बताया कि सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है, प्लान फोल्डर वो प्रोवाइड कराता है लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट बुक, ब्रोशर, ऑडियो ट्रेनिंग्स, वीडियो ट्रेनिंग्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो आप देखेंगे आपकी टीम में राइट में या लेफ्ट में जहाँ पर लोग टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते होंगे वो लेग आपकी ज़्यादा मजबूत होगी। जिस लेग में लोग टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते होंगे या कम करते होंगे वो कमज़ोर होगी, वो वीक होगी। नंबर 2 पॉइंट बताया, पहला कोर का, फिर टूल्स का बताया। कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं, रिकमेंडेड बुक्स, वो भी हमारे सिस्टम की एक रिकमेंडेड बुक है प्रगति सूत्र, उसके अलावा भी बुक्स रिकमेंड की जाती हैं। रिकमेंडेड बुक्स उस किताब में भी लिखी हुई हैं, उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रगति सूत्र में एक पेज नंबर 126 127 पे जाकर के, और भी कई सारी किताबें हैं। तो उन रिकमेंडेड बुक्स को कितने लोग पढ़ते हैं, जितने लोग ज़्यादा पढ़ते होंगे या जिस लेग में ज़्यादा पढ़ते होंगे वो लेग स्ट्रांग होगी, और नहीं पढ़ते होंगे तो वो लेग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। फिर अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि आपकी टीम में ग्रुप मीटिंग करने वाले लोग कितने हैं और कितनी ग्रुप मीटिंग होती हैं। जहाँ ग्रुप मीटिंग होती हैं वो टीम स्ट्रांग होती है। फिर अगला पॉइंट बताया कि ज्वाइन होते ही कितने लोग FIM करने जाते हैं और FIM करते हैं, वो टीम आपकी स्ट्रांग होगी। फिर अगला पॉइंट बताया कितने शोधी प्लान होते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो नंबर्स का है। जी हाँ, नंबर्स आर द पल्स ऑफ द बिजनेस, दिस बिजनेस, इस बिजनेस के पल्स बोले जाते हैं, धड़कन बोले जाते हैं नंबर्स। उनको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लोग प्लान दिखाते हैं, 1 to 1, होम प्लान, ग्रुप प्लान, वेन्यू प्लान। जितने नंबर ऑफ प्लान ज़्यादा होते होंगे जिस टीम में, वो टीम स्ट्रांग बनती चली जाती है, और जिसमें कम होते हैं वो पिछड़ती चली जाती है। यह रातों रात सफलता नहीं मिलती है, इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। रातों रात सिर्फ गोल लिख देने से गोल अचीव नहीं होता है। वो तो लॉटरी लग जाएगी तो रातों रात बन सकता है, KBC में कोई बन सकता है, डायरेक्ट सेलिंग में, सेफ शॉप में व्यक्ति अपनी चॉइस से डायमंड बनता है, चॉइस से, बाई चांस नहीं। और ऐसा बोला जाता है कि अच्छे तैराक पानी से बाहर नहीं, पानी के अंदर जाकर के तैयार होते हैं। इस बिजनेस में घुस कर के तैयार होना है अपने आप को, तो आप एक स्ट्रॉन्ग डायमंड बनेंगे। वैसे तो डायमंड बहुत बनेंगे, लेकिन ऐसा नाम जो ब्रांड बन जाए, जिसे पहचाना जाए, जिससे लोग प्रेरित हों, वो डायमंड लीडर आपको बनना है। ऐसा मुझे बताया जाने लगा, मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे ऐसा ही बनना है। तो अगला पॉइंट बताया कि राइट और लेफ्ट में जिस टीम में लोग प्रमोशन ज़्यादा करते हैं, किसका, सक्सेस प्रूफ सेमिनार में जाने का, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में जाने का, वो टीम मजबूत होती चली जाती है। और जहाँ पर प्रमोशन में कंजूसी करते हैं वो पिछड़ती चली जाती है। फिर अगला पॉइंट बताया कि जिस टीम में लोग डायमंड सेलिब्रेशन में ज़्यादा प्रमोशन करते हैं वो टीम मजबूत बनती है, विजनरी लीडर्स की टीम बनती है। क्योंकि डायमंड फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पर आदमी जाकर एक मुट्ठी बांधता है। छोटी मोटी मीटिंग्स में आदमी, लोकल लेवल की मीटिंग्स में मोटिवेट हो सकता है, टेम्परेरी उसका जो
नेगेटिविटी है वो दूर हो सकती है, टेम्परेरी मोटिवेशन उसको मिल जाता है, क्योंकि मोबाइल को हर दिन चार्जिंग की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमारे लोगों को भी बार बार चार्जिंग यानी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन एक आदमी जब एक दृढ़ निश्चय करने का डिसीजन लेता है वो डायमंड शिप को देखने के बाद ही लेता है। तो जिस टीम में डायमंड शिप का प्रमोशन जो लोग करते हैं उनकी टीम बहुत दमदार और ग्रेट टीम बनती है, ऐसा मुझे बताया। साथ ही साथ दिशा ट्रेनिंग का महत्व समझाया। दिशा में जाकर के आदमी एथिक्स को समझता है, इस बिजनेस को क्यों कर रहा है उसका मकसद समझता है, इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए करने के लिए डिसीजन लेता है। जिसके लोग दिशा ट्रेनिंग में जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के विजनरी लीडर्स में कन्वर्ट होते हैं। ये बात जानने के लिए मिली। मैंने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि मैंने आने वाले समय में इन सारी चीज़ों को मैं अप्लाई करूँगा, सबको फॉलो करूँगा जो आप मुझे बता रहे हैं। एक एक करके मैंने पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दिया। मीटिंग में जानने का मुझे मौका मिला कि हर छोटी बड़ी मीटिंग का महत्व होता है। अगर मीटिंग नज़दीक की होगी तो वो मोटिवेशन देगी, नेगेटिविटी को हटाएगी। पास की होगी, नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। दूर की होगी तो माइंडसेट बदल देगी, क्योंकि आदमी जाएगा दूर तक ट्रैवल करते हुए तो सोचते हुए जाएगा, और दूर से ट्रैवल करके जाएगा तो सोचते हुए जाएगा। और उन्होंने बताया भी कि जो लोग इसका प्रमोशन ज़्यादा करते हैं, मीटिंग का, एक्टिविटी का प्रमोशन ज़्यादा करते हैं, तो उनको इस तरह से समझ सकते हैं। कोई भी लोहार या सुनार लोहे को या सोने को औजार में या जेवर में कन्वर्ट करने से पहले गर्म करते हैं, फिर चोट मारते हैं। हमारे बिजनेस में भी या तो हमें जेवर बनाना है या फिर उसको औजार बनाना है। तो हमारे औजार को गर्म करना है औजार में कन्वर्ट करने से पहले या जेवर में कन्वर्ट करने से पहले। औजार इसलिए बनाना है कि डायमंड बनने तक उसको औजार के रूप में इस्तेमाल करना है, बाद में वही जेवर में कन्वर्ट होगा और हमारे सर पर ताज चाहिए होगा। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो बात मुझे बताई गई तो इनको अमल करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? तो ये बताया गया। साथ ही ये भी बताया कि यू शो मी योर मंथली शेड्यूल या लास्ट 3 मंथ शेड्यूल, आई विल टेल यू योर अचीवमेंट्स एंड रिवार्ड्स। कि आप अपने 3 महीने का शेड्यूल मुझे बताइए, मैं आपके रिजल्ट और आने वाले वक्त के अचीवमेंट, वर्तमान के और भविष्य के दोनों बता सकता हूँ। तो उस 3 महीने के दरमियान में आपने किस एक्टिविटी को कितना प्रमोट किया, कितना प्रमोशन किया, ये बहुत मायने रखता है। किसी भी एक्टिविटी में हमारे लोग जाने से पहले कतराते हैं, उनको भय लगता है, डर लगता है, लेकिन जाने के बाद जब उनका फीडबैक आप लेते हैं तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि क्या किस तरह का फीडबैक आपको मिलता है। सिस्टम हमें एक्टिविटीज़ प्रमोट करता है, एक्टिविटीज़ के प्रमोशन करने के लिए बताता है। तो मुझे बताया गया और मैंने फिर उनको सबको नोट करके वही करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैं जाता, मीटिंग्स होती थी, फंक्शंस होते थे, हम लोग तैयारी करते थे और मैक्सिमम 60, 70, 80% तक पास किसी भी एक इवेंट के हम लोग प्रमोशन कर लिया करते थे। उसका फ़ायदा हमको ये मिलना शुरू हुआ कि पूरी ताकत लगा के प्रमोट करते थे। हमें भरोसा था अपने अपलाइन पर, हमें भरोसा था सिस्टम की काबिलियत पर, तो प्रमोशन करते थे। तो प्रमोशन करते रहने से हमारे टीम के साथी थे, दूर दूर शहरों में रह के काम कर रहे थे, वहाँ से लोगों को प्रमोट करके लेके आते। हमारे मेल लीडर्स जो क्राउन एम्बेसडर्स हैं, क्राउन हैं, मर्करीज हैं, वो सभी लीडर्स ऐसा ही करते थे। तो वहाँ से लेके आते, लोगों को प्रमोशन करते, यहाँ ला के बिठाते और उनका बिजनेस और हमारा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ना शुरू हो गया। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से टूल्स का प्रमोशन करते थे, चाहे वो प्लान फोल्डर्स हों, बुक्स हों, और भी सारे टूल्स होते थे। उनका प्रमोशन कर करके जो भी मिला, कंपनी से ब्रोशर्स मिलते थे या प्लान फोल्डर मिलते थे या कंपनी से जो भी प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट को दमदारी से प्रमोट करते थे। कोई भी ट्रेनिंग मिली, ऑडियो ट्रेनिंग के रूप में, पहले कैसेट मिलती थी, बाद में सीडी के रूप में मिलना शुरू हो गया। हमने भी और हमारे लीडर्स ने भी उन ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे से सुना, उसका पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी टीम में भी प्रमोट करना शुरू किया। और जिस वजह से क्या हुआ, हमने सुना और हमने कभी रोका नहीं, चाहे वो ट्रेनिंग दूसरे लीडर्स की रही हो, हमारे से को लाइन लीडर्स की रही हो, इवन अदर कंपनी के लीडर्स की भी रही थी।
उन सब चीज़ों से हमारी और हमारे लीडर्स की माइंड प्रोग्रामिंग हो गई और बिजनेस में 4 चांद लगना शुरू हो गया। किसी भी एक्टिविटी को ये सोच कर अटेंड नहीं करना कि अब क्या करेंगे अटेंड करके, अटेंड कर तो लिया, क्योंकि अटेंड जो किया उस समय घड़ी मुहूर्त समय कुछ और था। अब जो अगला अटेंड करोगे उस समय घड़ी मुहूर्त समय दिन काल मौसम सब कुछ अलग होगा। और हमें क्या पता किस मौसम में, किस समय में, किस काल में, किस ग्रह के समय पर, किस घड़ी में हमारे जीवन में यूटर्न आने वाला हो। क्योंकि मैंने तो अटेंड कर लिया, लेकिन मैं जाऊंगा तो इसका भी डुप्लीकेशन होगा। सिस्टम इसके बारे में बताता है। और हमारा कौन लीडर कब जाग जाएगा कुछ कह नहीं सकते। आपने जरूर सुना होगा, महसूस किया होगा, किसी भी लीडर से पूछेंगे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, आप 1000 लीडर्स से मिलना, 1000 से पूछना कि आपने इस बिजनेस को करने का दृढ़ निश्चय कब और कहाँ लिया, तो हर लीडर की जुबान से एक ही वाक्य निकलेगा, किसी में एक फंक्शन में गया था, एक बड़े प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया और वहाँ जा कर के मेरा दिमाग हिल गया और वहाँ पर जा कर के मैंने मुट्ठी बांधी और एक दृढ़ संकल्प किया। ऐसा आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा जरूर। कई बार ऐसा होगा कि आपकी लोकल लेवल की कोई मीटिंग हो रही होगी, एक्टिविटी हो रही होगी, उसी लेवल पर, कंपनी लेवल पर या सिस्टम के लेवल पर या हमारी टीम के लेवल पर, अपलाइन के लेवल पर कोई एक्टिविटी हो रही होगी, तो किसे महत्व दें, कैसे करें। तो अपलाइन ने समझाया कि इसमें सोचना नहीं है। आपकी सेम डेट में, सेम वीक में कोई एक्टिविटी है, आपकी लोकल लेवल पर है और उसी डेट में कोई एक्टिविटी ऊपर लेवल पर है, तो सबसे पहले हमें महत्व देना है कंपनी लेवल पर किसी एक्टिविटी को। तो कंपनी इज फर्स्ट हमारे लिए। तो सबसे पहले कंपनी के लेवल पर कोई एक्टिविटी होती है तो हमें उसे प्राथमिकता देनी है। उसके बाद सिस्टम के लेवल पर कोई एक्टिविटी होती है तो उसको हमें टॉप प्रायोरिटी भी देनी है। उसके बाद कोई हमारी टीम के लेवल पर कोई एक्टिविटी होती है तो उसको प्राथमिकता देनी है। उसके बाद में फिर मेरे लेवल पर, जहाँ से मेरी आईडी शुरू होती है, उसके लेवल पर या मेरी टीम के लेवल पर कोई एक्टिविटी होती है वो तो है ही है। जो भी टॉप करना चाहते हैं उनके लिए यही सीक्रेट है, यही मंत्र है कि दमदारी से प्रमोशन करना है। कितना करना है? दूसरों से एक ज़्यादा, दूसरों से एक ज़्यादा। एक जंगल में 2 दोस्त ट्रैवल कर रहे थे, होके जा रहे थे, शेर की आवाज़ सुनाई दी। उनमें से एक क्या करने लगा, अपने जूते के फीते टाइट करने लगा। दूसरा बोला, जूते के फीते तो ऐसे बांध रहे हो जैसे शेर से आगे दौड़ोगे। दोस्त बोला, शेर से आगे नहीं दौड़ूंगा, तुमसे 2 कदम आगे दौड़ूंगा, इसलिए जूते टाइट कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आपको भी दूसरों से 1 कदम आगे दौड़ना है, शेर से आगे नहीं। इसके लिए क्या करना है, कितना प्रमोशन करना है? दूसरों से एक ज़्यादा और एक बार और ज़्यादा। सिस्टम हमको बतलाता है सफलता के 8 स्टेप के बारे में, 10 कोर स्टेप के बारे में, 3 कार्डिनल रूल के बारे में, 3 पावर्स के बारे में, FIM के बारे में, ग्रुप मीटिंग के बारे में, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार के बारे में, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार के बारे में, डायमंड सेलिब्रेशन के बारे में, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। इन एक्टिविटियों को मैंने अटेंड किया, मेरी टीम ने अटेंड किया, लीडर्स ने अटेंड किया और महज कुछ ही दिन के वक्त में आप देख सकते हैं कि एक टॉप टीम ईश्वर की कृपा से, इस डिवाइन पावर की कृपा से और सिस्टम का सहयोग लेने की वजह से आज हमारी बन पाई है। कहते हैं कि अंडे को बाहर से तोड़ें तो आमलेट बनता है और जब वो अंदर से स्वतः ही फूटता है, टूटता है, तो एक जीवन का उदय होता है। कैसे? हम सभी जानते हैं कि एक बीज के अंदर एक फलदार वृक्ष छिपा होता है, लेकिन फलदार वृक्ष निकलेगा कैसे? अगर उसी बीज को मुट्ठी में रख लें तो, पॉकेट में डाल के रखें तो, अलमारी में रख दें तो, लॉकर में रख दें तो कब उगेगा? हम सब जानते हैं कि एक पत्थर के अंदर एक खूबसूरत मूर्ति वास करती है, लेकिन पत्थर ऐसे ही पड़ा रहे तो क्या वो मूर्ति निकलेगी? एक राजा के 3 पुत्र थे और राजा तीनों पुत्रों का ज्ञान चेक करने के लिए इस मकसद से क्या हुआ, एक तीर्थ यात्रा पर जाने लगा और तीनों पुत्रों को कुछ फूलों के बीज थमाए और बोला कि मेरे लौटने तक ये सारे के सारे बीज मुझे सुरक्षित चाहिए वापस। ऐसा बोल करके राजा तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीनों पुत्रों में से एक पुत्र ने दिमाग लगाया कि
कि ऐसा करता हूँ, तिजोरी में संभाल के रख देता हूँ, वापस लौटने पे पिताजी को संभाल के दे दूंगा, क्योंकि तिजोरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ से चोरी नहीं हो सकते और कोई इनको खा भी नहीं पाएगा, कोई चूहा, गिलहरी या कुछ और। पहले ने तिजोरी में बंद कर दिए। दूसरे ने सोचा कि मैं इनको क्या करूं, कहाँ रखूं, कहीं भी रखूंगा तो कोई ख़राब कर देगा, जानवर खा जाएगा, कुछ खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। ऐसा करता हूं, इनको बेच देता हूं। जब पिताजी आएंगे तो बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसों से खरीद के ले आऊँगा, दे दूंगा। बीज तो बीज ही होते हैं, एक जैसे होते हैं, पिताजी को क्या पता चला। उसने ऐसा कर लिया, जाकर के बाजार में बीज बेच दिए। तीसरे ने महल के पीछे जाकर के उन बीजों को जमीन में बो दिया और उनका ध्यान रखने लगा, माली बन गया। कुछ महीनों के बाद पिता लौट के आए। पहले पुत्र से पूछा, हाँ भाई? तो उसने तिजोरी खोल के दिखाई, बीज सड़ गए थे, गंध आने लगी थी। पिता बोले, तुमने तो बीजों को सड़ा दिया, और वो मुंह नीचा करके खड़ा हो गया। दूसरा बाजार जाने लगा, पिताजी मैं अभी जाता हूँ, मैंने बीज बेच दिए थे, उनके बदले लेके आता हूँ, बीज तो बीज ही होते हैं। पिता ने बोला कि नहीं, उन बीजों को ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ था, मुझे तो वही बीज चाहिए थे, दूसरे नहीं। फिर तीसरे से पूछा, हाँ बताओ कहाँ है बीज? तो तीसरा बोला कि पिताजी चलो मैं दिखाता हूँ। और उन बीजों से एक बहुत ही सुंदर बगीचा तैयार हो गया था। वहाँ ले जाके उसने दिखाया। पिताजी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और उसने बोला कि मुझे राजा नहीं, माली बनना है। जी हाँ, ये उदाहरण हमको बताता है कि सिस्टम हमको जिम्मेदारी देता है। सिस्टम क्या? सिस्टम के जो स्वरूप बताए ये तो है ही। सिस्टम का एक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा होता है, सबसे मजबूत पिलर होता है सिस्टम का, वो होता है हमारा अपलाइन। जी हाँ, वो भी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपलाइन इज लाइफ लाइन, उनको लाइफ लाइन भी बोला गया है, मदर लाइन भी बोला गया है। तो जब भी कोई जिम्मेदारी मिले तो राजा यानी अपलाइन के द्वारा हमको, तो हमें इस तरह से उस जिम्मेदारी को संभालना है कि जो जिम्मेदारी मिली उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर करके और अपनी अपलाइन का स्वाभिमान बढ़ाना है। अगर किसी टीम के लीडर को अपलाइन के लिए बनना हो तो क्या बने? जिम्मेदारी, लायबिलिटी या एसेट? तो किसी ने खूब कहा है, बनो तो ऐसे बनो ल्यूपिन जंगली फूल की तरह। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक ल्यूपिन नाम का फूल उगता है, जंगली फूल। उस फूल की खूबी ये होती है कि जिस जमीन में उगता है उस जमीन को उपजाऊ बना देता है, और सभी प्राउड और फख्र फील करते हैं। तो जिस जमीन में उगो उस जमीन को उपजाऊ बना दो। जिस टीम में जन्मो उस टीम को फख्र वाली टीम बना दो। जिस घर में जन्मो उस घर का कल्याण कर दो। जिस टीम में आओ वो टीम को चमका दो, जंगली फूल ल्यूपिन की तरह। तो ल्यूपिन की तरह एक्टिव, इफेक्टिव और सेलेक्टिव बन जाओ। ऐसे लीडर बनना है, अपनी अपलाइन के लिए धरोहर भी बनना है और खुद भी अपलाइन के रूप में बनना है, क्योंकि हम भी तो अपलाइन है। एक राजा का सूरदास मंत्री था जिसको दिखाई नहीं देता था। राजा उस पर बड़ा भरोसा करता, बड़ा ही विद्वान था, बुद्धिमान था। राजा की नज़रों में उसका बड़ा सम्मान था। एक बार उसके शत्रु राजा का पत्र आया इस राजा के यहाँ पर, और उस पत्र में लिखा था कि हमने विज्ञान में इतनी तरक्की की है कि हमने एक ऐसा ड्रॉप बनाया है जिसको आंख में डाला जाए तो कोई भी सूरदास की रोशनी वापस आ सकती है, और हमने और भी कई क्षेत्रों में तरक्की की है। अगर आपको सबूत लेना है तो 2 बूंद हम इस पत्र के साथ भेज रहे हैं, किसी भी सूरदास की आंखों में डाल के देख लो, उसकी रोशनी वापस आ जाएगी, और हमारी ताकत बहुत कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। चुपचाप सरेंडर कर दो और हमारे अधीन हो जाओ। राजा ने पत्र पढ़ा और अपने सूरदास मंत्री को ये बात बताई। सूरदास मंत्री से बोला कि इस ड्रॉप को आंख में डाल के देखो,
चेक करते हैं रोशनी आती है कि नहीं आती है। सूरदास मंत्री ने एक ड्रॉप, 2 बूंदें थीं मात्र, एक बूंद अपने एक आंख में डाली और चमत्कार हो गया। सचमुच में उसकी एक आंख की रोशनी वापस आ गई। और दूसरी बूंद के लिए राजा बोलने ही वाला था कि इसको दूसरी आंख में डालो, तो इतना बोल पाता उससे पहले मंत्री ने वो दूसरी बूंद अपनी मुंह में डाल ली। राजा बड़ा नाराज हुआ, ये तुमने क्या किया, इसको खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया। अगर दूसरी आंख में डाल लेते तो तुम्हारी दोनों आंखों की रोशनी वापस आ जाती। तो मंत्री बोला, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है महाराज, इस दूसरी बूंद को मैंने अपनी जिह्वा पर डाला, मैंने चख लिया है और मुझे अंदाज़ा लग गया है कि इसको बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। आप मैं जो बोलता हूँ वो आप सब सामान मंगवाओ और ये ड्रॉप को मैं खुद ही बनवाता हूँ, और इसको बनवाने के बाद पूरे राज्य के जितने भी सूरदास हैं सबकी आंखों की रोशनी वापस लेके आएंगे हम। ये सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। और शत्रु राजा का क्या करना है, तो शत्रु राजा के लिए मंत्री ने बोला कि आप पत्र लिखवा के भेज दो कि तुमने तो 2 ही बूंद मात्र भिजवाई थी, और हम चाहें और तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए कई ड्राम भरवा के भिजवा सकते हैं। ऐसी ड्रॉप का आविष्कार तो हम सालों पहले कर चुके हैं, तो हम शांति में विश्वास रखते हैं, इसलिए तुम भी मत लड़ो और हम भी नहीं लड़ते हैं। तो इस तरह के लीडर होते हैं जो अपने लिए न सोचते बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। वो मंत्री चाहता तो अपनी दोनों आंखों की रोशनी वापस ले सकता था, लेकिन उसने प्रजा का ख्याल रखा, बाकी लोगों के लिए भी सोचा। इस तरह के ग्रेट विजनरी लीडर्स बन जाते हैं। कुछ लीडर्स जो सिस्टम का, अपॉर्चुनिटी का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी अपलाइन का नाम रोशन करते हैं, लेकिन कुछ गधे के गधे ही रहते हैं। एक व्यापारी था जो गधों के पास ऊपर नमक का व्यापार करता था। गांव से नमक लेके जाता और नदी के रास्ते होते हुए नदी पार करनी पड़ती थी। उस नमक को गधों के ऊपर डाल देता, कंधे पर, पीठ पर, और शहर में जाके बेचता था। ऐसे कई गधे थे उसके पास। एक बार क्या हुआ, गलती से एक गधा था, उसका पैर फिसल गया और पानी में चला गया। तो नमक के बोरे होते थे, पानी में जाने से, भीगने से उस नमक काफ़ी घुल गया, और जब तक बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि कुछ वजन कम हो गया है। अब तो उसको लत लग गई। हर बार 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 वो क्या करता, पानी में भीग जाता और अपना वजन कम करने के मकसद से। व्यापारी को भनक लग गई। इस बार उसने सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर नमक की बजाय सफ़ेद ही था, रुई रख दी, और आदत के अनुसार वो गधा जानबूझ के पानी में गया, और इस बार उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ गया। अगले दिन भी ऐसा ही किया। 2-3 दिन करने के बाद इसको आभास हो गया कि पहले हल्का होता था, शायद पानी में कोई गड़बड़ हो गई है। पहले हल्का होता था वजन, अब बढ़ जाता है। उसने पानी में गिरना बंद कर दिया। तो व्यापारी ने उसके ऊपर नमक फिर से लादना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरह के रहते हैं। सम्मान तो हासिल करना चाहते हैं, समृद्धि भी हासिल करना चाहते हैं, इस बिजनेस की हाइट्स भी चाहते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में अपने आप को डालना नहीं चाहते। कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। एक पेड़ पर कौवा बैठा रहता। एक खरगोश ने देखा कि वो खाली बैठा रहता है इतनी ऊंचाई पर। कौवे से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी तरह खाली बैठ सकता हूँ? कौवे को क्या था, बोल दिया, बैठ जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसी पेड़ के नीचे खरगोश आगे बैठ गया, खाली वो भी। और एक लोमड़ी ने देखा, आई और ब्रेकफास्ट कर लिया उसका। तो क्या समझ में आया? खाली बैठना है मतलब क्राउन एम्बेडर की तरह अगर बैठना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो पहले ऊंचाई तो प्राप्त कर लो। कोई की तरह खाली बैठना था खरगोश को, तो वो ये तो सोचे कि बैठा कहाँ पर है वो। लोग कॉपी करते हैं डायमंड को, डायमंड की ड्रेस को, डायमंड की लाइफस्टाइल को, डायमंड की स्टैंडर्ड को, वो, और लेकिन डायमंड बनने से पहले उसने क्या क्या किया उसको भी तो कॉपी करना है। और डायमंड छोड़ो, लोग तो क्राउन एम्बेडर को कॉपी करते हैं। क्या पढ़ते हैं वो, लेकिन ये सोचो ना, जब ज्वाइन थे आपके लेवल पे तब क्या पढ़ते थे?
क्या पहनते हैं वो, जब आपके लेवल पे तब क्या पहनते थे, किस में ट्रैवल करते हैं तब किस में करते थे। कॉपी करना है तो पूरा करना है। पीरू नाम का एक पक्षी था, बैल से बातें कर रहा था। इच्छा जताई कि मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, लेकिन क्या करूँ, उफ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है मेरे पंखों में, मैं उड़ के उतना ऊपर नहीं पहुंच सकता। बैल मित्र था। बैल ने बोला कि एक काम करो, मेरे गोबर में अनाज के दाने हैं और मैंने सुना है उस अनाज के दानों में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, बहुत ताकत होती है। तुम वहाँ गोबर पे चले जाओ, उससे ताकत मिलेगी, तुम उड़ पाओगे। वो सचमुच में गोबर पे जाके बैठ गया और उसको महसूस हुआ उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई है। तो अगले दिन पहली शाखा पे जाके बैठ गया, अगले दिन गया, दूसरे दिन दूसरी शाखा पे जाके बैठ गया, और ऐसे 15 दिन के प्रयास के बाद वो सबसे ऊंची शाखा पे जाके बैठ गया। और जिस दिन सबसे ऊंची शाखा पे बैठा था, किसान ने उसको देख लिया, गोली मारी, वो भून के खा गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि निम्न स्तर की चीजें ऊंचाई पर पहुंचा तो देंगी, लेकिन हमेशा बिठा के नहीं रख सकती। जो लोग सिस्टम की बातों को फॉलो करके, अपलाइन के साथ जोड़ी बना करके, सिस्टम की प्रोसेस को समझ के, अपने आप को ढाल के, अपने आप को योद्धा की तरह तैयार करते हैं, उन लोगों की सफलता बाई चांस नहीं, बाई चॉइस होती है। वो डिज़र्व करते हैं हर उस सम्मान के लिए, वो डिज़र्व करते हैं हर उस अचीवमेंट के लिए जो कोई भी हासिल करना चाहता है। वो डिज़र्व करते हैं हर उस प्रीमियम कार के लिए जो लोगों का ड्रीम होता है। वो डिज़र्व करते हैं हर उस ताज के लिए, डायमंड से लेकर क्राउन एम्बेसडर तक का, जिसके लिए हर कोई सपना देखता है। वो डिज़र्व करते हैं लंदन से लेके, अमेरिका से लेके, वर्ल्ड टूर से लेके, स्टार क्रूज की ट्रिप तक, जिसके लिए हर कोई सपना देखता है। तो वो हर चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं। डायमंड की पहचान होती है उसका कलर, उसकी क्लैरिटी, उसकी कटिंग और उसके कैरेट। जो हीरा होता है, डायमंड होता है, उसकी पहचान होती है कलर, क्लैरिटी, कटिंग और कैरेट, 4 C। और यही शेप्स ऑफ के डायमंड की पहचान होती है C। उसकी भी 4 C होती हैं, करेज, क्रेडिटिबिलिटी, करंट और चैरिटी। साहस, विश्वसनीयता, प्रवाह और उदारता। ये लोग इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, स्वयं इतिहास रचते हैं, इतिहास बनाते हैं। इस बिजनेस में डायमंड बनते हैं, रोल मॉडल बनते हैं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं और पुण्य कमाते हैं। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आते हैं, सम्मान के लिए आते हैं, अपने जिंदगी को खुल के जीने के लिए आते हैं। लेकिन सचमुच में वो क्या करते हैं, वो दूसरों की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो आज इंस्पिरेशन बने हुए हैं हमारे ही बिजनेस में, इसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। हमारे ग्रेट मेंटर से लेकर के और हमारे टॉप लीडर्स तक। आज इस टीम में, रॉयल ड्रीमर्स टीम में 300 डायमंड्स हैं, एक से एक दमदार, एक से एक वर्ल्ड क्लास टीम के लीडर्स हैं। मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है अपने अपलाइनों के साथ काम करते हुए, सिस्टम के साथ में काम करते हुए और मेरे टीम के दमदार लीडर्स के साथ काम करते हुए। किसी भी लीडर के बारे में बात करता हूँ तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। मेरे टीम के सभी वीनस, सभी मरकरी, सभी डायमंड्स, सभी डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर्स, इवन सिल्वर से लेके और डायमंड तक सभी लीडर्स एक से एक अद्भुत हैं। प्राउड फील होता है मुझे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उस डिवाइन एनर्जी का और क्रेडिट देता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को, सिस्टम को, अपलाइनों को और आप सभी ग्रेट लीडर्स को। ऐसा बोला गया है, एवरी ग्रेट अचीवर इज इंस्पायर्ड बाय अ ग्रेट मेंटर। तो किसी ग्रेट मेंटर के साथ में जोड़ी जरूर बनानी है। उसको सेलेक्ट करते समय, उनका चुनाव करते समय वो सेलेक्टिव हों, वो इफेक्टिव हों, वो एक्टिव हों। A mentor is someone who see more talent and ability within you than you see in yourself.
एंड हेल्प ब्रिंग इट आउट ऑफ यू। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ग्रेट मेंटर वो होता है जो आपकी काबिलियत को आपसे पहले आपके अंदर देख लेता है और उस काबिलियत को आपके अंदर से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है आप किसी न किसी लीडर के साथ जोड़ी बनाएंगे और जोड़ी बना के काम कर भी रहे हैं। ऊपर भी जोड़ी और नीचे भी जोड़ी, आप एक ब्रिज का काम करना है, तालमेल बना के काम करना है, शानदार बेस्ट अपना देना है, अपना दी बेस्ट देना है। परमात्मा तो अपना दी बेस्ट देगा ही, वो हमारे लिए जो दी बेस्ट होगा वो हमको देगा। हमको अपना दी बेस्ट देना है, सिस्टम के महत्व को समझकर अपनी स्पीड को बढ़ाना है।